साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 रीट एकलव्य स्कूल और सीटेट। इन सारे एग्जामों की दृष्टि से बहुत दिन से देखा जा रहा है कि कई सारे स्टूडेंट पर तैयारी नहीं कर रहे हैं और उनको तैयारी का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। ऑफलाइन कोचिंग्स बंद हो चुकी हैं, सबका मन डाउन सा है। लेकिन आप लोगों से यही निवेदन है कि जो लोग लगातार तैयारी करते रहेंगे वही सफल होंगे। तो भले ही आप दिन में 1 घंटे पढ़ें, आधे घंटे पढ़ें, लेकिन अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी जारी रखें। आपकी इसी कंटिन्यूटी को जारी रखने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके लिए वर्ग 3 में भी, रीट में और इन सब के साथ साथ आपको एकलव्य स्कूल की जो भर्ती निकली है उसमें काम में आएंगे, साथ ही सीटेट में भी काम में आएंगे। तो ये 10 प्रश्न हैं, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें। जो भी आपके साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुंचा दें, ताकि उनकी तैयारी में भी 4 चांद लग सके। तो बढ़ते हैं एक एक प्रश्न की तरफ और देखते हैं, और साथ में आप भी अपना आकलन कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं। दोस्तों, तो आज का जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य वह कैसा बच्चा है। दोस्तों, तो जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच मानी जाती है उस बच्चे को सामान्य बालक कहा जाता है। और ऐसे बालक जिनकी बुद्धि 90 से 110 होती है वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और जिनकी 110 से या 115 से 135 के आसपास होती है, ऐसे बच्चे सृजनात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। जो प्रखर बुद्धि के बालक होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि होती है 125 से प्लस। जो उत्कृष्ट बुद्धि वाले और प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन हमसे आज क्वेश्चन में पूछा गया है कि 90 से 110 की बुद्धि लब्धि वाले बालक, तो ये सामान्य बुद्धि लब्धि के बालक हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, जो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है। दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर है वो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम आया था, इन्हीं के लिए आया था। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको मैं बताऊंगा कि ये 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए है। और ये आया था सर्व शिक्षा अभियान 2009 में। तो ये था आज का दूसरा प्रश्न। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा आज का हमारा जो प्रश्न है कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। दोस्तों, विधि तो सभी अच्छी हैं, लेकिन इसमें से हमें ये बताना है कि सर्वाधिक अच्छी कौन सी है। तो ऐसे ही बाल विकास का नियम चलता है कि जब आप लोग देखेंगे तो आपको 4 के 4 ऑप्शन सही दिखेंगे, लेकिन हमको 4 के 4 ऑप्शन तो सही दिख रहा है, हमें उसमें से सबसे सही और सबसे सटीक आंसर देखना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सबसे सही विधि होती है उसकी विकासीय विधि, जिसको इंग्लिश में डेवलपमेंट मेथड बोलते हैं। और इसमें हम डेवलपमेंट में उसके इर्द गिर्द जो उसकी क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसका आकलन करते हैं और उसकी आधार पर उसके विकास का अनुमान लगाते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ और जानते हैं। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो मतलब इसका ए है क्वेश्चन, थोड़ा सा जो जिसने भी लिखा है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये है कि गार्डनर ने जो अपने बुद्धि का सिद्धांत दिया है, उन्होंने उसमें 7 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा की है, तो उसमें से उन्होंने कौन सी बुद्धि की चर्चा नहीं की है। इसमें जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, स्थानिक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि। तो दोस्तों, इसमें जो गार्डनर ने चर्चा नहीं की है वो है भावनात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धि टाइप के ऐसी कोई भी चर्चा गार्डनर ने अपने सिद्धांत में नहीं की है। मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार की 7 बुद्धियों की चर्चा की है। देखिए, जो गार्डनर ने अपने सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा की है। दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर एक इमेज है जिसमें जो गार्डनर ने बुद्धि प्रकार बताए हैं, अपनी सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा की है। उसमें सबसे पहली बुद्धि बताई है उन्होंने भाषात्मक बुद्धि या भाषाई बुद्धि की चर्चा की। दूसरी की तार्किक एवं गणितीय बुद्धि, इसका मतलब मैथमेटिकल एंड रीजनिंग वाली बुद्धि जो होती है, इसकी चर्चा की है। इसके बाद तीसरी चर्चा की है म्यूजिक वाली अर्थात संगीतात्मक बुद्धि की। चौथी बताई है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और 5वीं बताई है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। चौथी है अंतःवैयक्तिक और 5वीं है अंतरावैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक मतलब खुद के बारे में जानना, अंतर्वैयक्तिक दूसरे के बारे में जानना। और इसके बाद जो 6वीं बुद्धि की चर्चा की है वो है दैहिक या इंद्रियगत, मतलब जिसमें अधिकतर हमारे हाथ पांव का यूज होता है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं।
और सातवीं बुद्धि बताई उन्होंने स्थानिक बुद्धि, अर्थात जिसका दिशा दिशाओं से लेना देना होता है और वहाँ की क्षेत्रीयता से लेना देना होता है। इसमें जो हमें ऑप्शन में देखा था भावनात्मक बुद्धि, यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर है भावनात्मक बुद्धि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु है वो 4 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो आपको मैं बता दूं कि बुद्धि लब्धि निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है। यदि आपको फॉर्मूला आता है तो आप कितनी भी उसकी मानसिक आयु हो, कितनी भी उसकी वास्तविक आयु हो, आप वो निकाल सकते हैं और साथ में भी बता सकते हैं कि वो बालक कैसा है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे जो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि को बोलते हैं IQ। तो IQ इक्वल टू होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। तो क्रॉनिकल एज, अब मेंटल एज को बोलते हैं आपकी मानसिक आयु, क्रॉनिकल एज को ही बोलते हैं आपकी वास्तविक आयु। तो यहाँ पर जैसा कि हमें बताया गया है कि जो क्रॉनिकल एज दी गई है वो दी गई है 4 वर्ष और मेंटल एज जो दी गई है वो दी गई है 5 वर्ष। और जैसा मैंने बताया कि IQ इक्वल टू होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। तो अब यहाँ पर 5/4 हो जाएगा, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.25। यदि इसको हम दशमलव को हटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 125। मतलब इस बालक का जो IQ है वो है 125। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ऐसे ही आपको जब भी दिखाया जाए या कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कई बार एग्जाम में सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और जिसके बारे में आपको बता दूं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है स्किनर। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको याद ही करना होगा, लेकिन बीच बीच में आपको 2-4-10 फैक्ट याद करके रखने होंगे यदि आपको मेरिट में आना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो हमारा आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कि हिंदी अक्षरों को बालक जो पहचानने लगते हैं वो है 5 वर्ष। 5 वर्ष तक का बच्चा हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। जैसा कि आपने देखा कि नर्सरी और UKG के बाद बच्चे छोटा बड़ा जाने लगते हैं और 1-2 अक्षर के शब्द भी जोड़ करके पढ़ने लगते हैं, जैसे कावला कल, नावला नल, चावला चल, पावला पल, इस तरीके के शब्द पढ़ने लगते हैं। और 5 वर्ष तक का बच्चा घर पर भी जो मम्मी पापा से अपनी मातृभाषा के जो भी शब्द सीखता है बोलने भी लगता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है एलेक्सिया क्या है। तो दोस्तों एलेक्सिया के बारे में आपको बता दूं, एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। तो जो पठन अक्षमता होती है उसको एलेक्सिया कहा जाता है, और जो लेखन अक्षमता होती है उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। तो ये डिस्ग्राफिया कहलाती है। इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां होती हैं पठन संबंधी, वो मैं आपको एक नज़र में दिखा देता हूं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अब कुछ अधिगम संबंधी अक्षमताओं का वर्गीकरण लिखा है जो आपको बताता हूं। पठन अक्षमता है जो डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार को कहा गया है। डिस्ग्राफिया है लेखन संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार है, कैलकुलेटर से कैलकुलिया आप याद कर सकते हैं। डिस्फेजिया वाक अक्षमता मतलब बोलने संबंधी जो विकार है वाक अक्षमता कहलाता है। डिस्प्रैक्सिया लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार कहलाता है। और डिसऑर्थोग्राफिया बर्तनी संबंधी, जिनको बोलने में या किसी चीज़ को बर्तनी करने में दिक्कत आती है तो उनको डिसऑर्थोग्राफिया कहा जाता है। और अगला है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार, जिनको सुनने में दिक्कत होती है उनको बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। बढ़ते हैं अब आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 9वां प्रश्न है प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो दोस्तों प्याजे ने अपने विकास के सिद्धांत में 4 प्रकार की अवस्थाओं की बात की है, जिसमें आपकी जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें जो इन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है इसको 4थे नंबर की अवस्था बताया है, जिसका जो समय है वो 11 से 15 वर्ष तक है। इसके अलावा जो 3 और अवस्था है इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए ताकि आपको याद बना रहे और आपको जानकारी में रहे कि प्याजे ने 4 अवस्थाओं की बात की है और उनकी एज क्या बताई है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्याजे के द्वारा बताई गई 4 अवस्थाएं सामने हैं। यदि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप इसको इंग्लिश में याद करते हैं तो आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा,
जैसे कि पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, कहीं पे इसका नाम कुछ और मिल जाता है, संवेदी प्रेरक अवस्था भी मिल जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा याद करने का है सेंसरी मोटर स्टेज। जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसका जो समय बताया गया है वो बताया गया है जन्म से लेकर के 2 वर्ष के लिए। दूसरी जो अवस्था है प्री या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो समय है वो 2 से 7 वर्ष तक चलता है। तीसरे नंबर की जो अवस्था है इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो समय है 7 से 12 वर्ष, इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही बोलते हैं। और चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी को ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही बोला जाता है। और इसका जो समय माना गया है वो 12 से 15 वर्ष है। दोस्तों यहाँ पर 18 वर्ष लिखा है जो कि गलत है, 12 से 15 वर्ष तक ही पियाजे ने माना है। तो ये थी पियाजे की 4 अवस्थाएं। और अब बढ़ते हम आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है इसके बारे में जानते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? दोस्तों जैसा कि नॉर्मली माना जाता है बच्चा माँ के गर्भ में लगभग 9 माह के लिए रहता है। और 9 माह का यदि हम एवरेज 30 के हिसाब से लगाएं तो 270 दिन होते हैं, लेकिन मनोविज्ञान इसको 280 दिन मानता है। इसके आगे पीछे की क्या वजह है या एक एवरेज डेज है इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है 280 दिन। बालक माँ के गर्भ में 280 दिन तक रहता है। तो ये थे आपके आज के 10 के 10 प्रश्न। ऐसे ही आपके बीच में रेगुलर प्रश्न लेकर के आता रहूँगा। यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।